नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग को एनएफसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आ रहा हूं, जो कल शाम को ही अपडेट आया हुआ है। कल हमारा वीडियो लगा, वीडियो में हमने आपको पूरे डिटेल में बताया कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या आपको करना है। तो सारी चीज़ें अगर आप उसमें पूरा डिटेल में देख लेंगे तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मेडिकल में क्या चेकअप होगा। खैर मेडिकल के लिए उतनी बहुत स्टैंडर्ड चेकिंग नहीं होती, तो मेडिकल में आपको थोड़ा सा छूट मिलेगा। बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 18 से 25 के थोड़ा आगे पीछे भी है तो भी चल जाएगा, इंटरव्यू देने को आपको मौका दिया जाएगा। तो मेडिकल को लेके बहुत चिंतित ना हो, लेकिन और सारे डॉक्यूमेंट आपके काम होने चाहिए। अगर आपका एज ओवर एज हो गए हैं तो भी आप फॉर्म भरे होंगे तो मत जाइए इंटरव्यू देने। ओवर एज जो कि जैसे आपको हमने रिस्पेक्टिव बताया था कि ओबीसी के लिए मैक्सिमम 27 साल, जनरल के लिए 24 साल, तो मतलब जो भी 18 से 24, 18 से 27, 18 से 30 जो भी है वो हमने पूरा डिटेल आपको बता रखा है। अगर आप ओवर एज है मत जाइए इंटरव्यू देने, क्योंकि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसको तो चेक किया जाएगा, किसी भी हालत में चेक किया जाएगा। अगर मेडिकल से रिलेटेड थोड़ी बहुत परेशानियां हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरव्यू देने जाइए, स्वस्थ हो जाएंगे। इंटरव्यू देंगे खुद ही स्वस्थ हो जाएंगे, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। और क्या प्रोसीजर है कि वहाँ पे ट्रेनिंग करना है, 6 महीने आपका थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगा, और सारी डिटेल्स जो भी है हमने कल के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, उसको अगर आप नहीं देखे तो एक बार थोड़ा समय दीजिए। इंटरव्यू आपको ही देना भैया, इंटरव्यू आपको देना, तो सारी चीज़ें आप जानकारी लेकर जाएंगे तो निश्चिंत रहेंगे। हाँ, आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही हम इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी टिप्स हैं, क्या क्या कैसे कैसे प्रोसीजर्स हैं कि इंटरव्यू का वहाँ का प्रोसीजर क्या होगा, घबराना नहीं है, तो उस सब चीज़ों के लिए हम एक अलग से एक कल या परसों में ही लेक्चर डाल देंगे, उसको आप देख लीजिए। कुछ लोग का हैवी वाटर बोर्ड का भी इंटरव्यू है, सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आराम से इंटरव्यू दिए, निश्चिंत होकर इंटरव्यू दिए। प्योर टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सही बताएं, सही डायरेक्शन में बताएं, बस इतना सा आपका अप्रोच तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इंटरव्यू से अलग रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लेक्चर तो हम लेंगे ही, और हैवी वाटर बोर्ड वाले आप अपने से आसानी से एग्जाम जाके इंटरव्यू दें। एनएफसी के हम बहुत अच्छे से इंटरव्यू का लेक्चर लेंगे एक, और अभी आज हम इंटरव्यू से अपडेट आपको बता रहे हैं जो कल शाम को ही आया हुआ है, 28 अगस्त को, मतलब कल शाम को आया हुआ है। तो उससे रिलेटेड सारे डिटेल, सारी बारीकियों को समझ लीजिए, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लीजिए, इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन कर लीजिए, और जाने की भी तैयारी कर लीजिए। घर में इंटरव्यू नहीं होगा, घर में जॉब भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सारी लड़कियां, जितने भी लड़कियां और लड़के जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं, हाँ लड़कियों को थोड़ा इसमें बस इतना ही रिलैक्सेशन था कि आपको फॉर्म भरने के लिए पेमेंट नहीं करना पड़ा था, पर 100% वेटेज इंटरव्यू का है, थोड़ा आपको ईमानदारी से इंटरव्यू देना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सब लोग कल का अपडेट देखते हैं, कल क्या हुआ था अपडेट, ठीक है। तो कल का एक अपडेट आया, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप सब लोग को ध्यान। भारत सरकार का अपडेट, ये तो आपको पता ही है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ही न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसमें जैसे क्या है कि आपकी कुछ 16 वैकेंसीज थी। कभी कभी क्या होता कि बार्क को 2 मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को, तो इससे भी ले सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्ट्रियल ऑफिस से कंट्रोल होता है, पीएमओ से कंट्रोल होता है, कोई अलग से मंत्रालय नहीं है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्ट आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही पूरी कंट्रोल होगा। जो कुछ भी फंड एलोकेट होंगे, जितने लोग का अप्रूवल होगा वहां पर, सब कुछ आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट कंट्रोल होगा, अलग से कोई भी मिनिस्ट्रियल नहीं है। इसलिए इसमें सारी चीजें बहुत अलग किस्म की होगी। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको एक अलग कल्चर मिलेगा, एक अलग टाउनशिप मिलेगी, जहां पे बच्चे को पढ़ने के लिए, खेलने कूदने के लिए, आपको भी घूमने टहलने के लिए, शॉपिंग मॉल वाला सब कुछ फैसिलिटीज उस टाउनशिप में होगी। तो बड़ा अच्छा कल्चर है, इसलिए इसको जॉब का अगर ज्वाइन करते हैं तो बहुत आराम से स्मूथली आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा भी करेंगे और कहीं आपको परेशानी नहीं होगी, बस अच्छी जॉब है। तो कल्चर बड़ा अच्छा है, वर्क कल्चर।
तो ये आप समझ गए होंगे, कल आया था रेफरेंस, ये आपका नंबर होता है जो कोई भी नोटिस निकालती है तो रेफरेंस नंबर। डेट ध्यान रखिए कि कल का ही अपडेट है, ये कल का ही अपडेट है, 28 अगस्त 2021 का ही अपडेट है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसका, जो अपडेट आया था इसका सब्जेक्ट क्या है, शेड्यूल ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो हमने आपको 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट और सारी डिटेल्स हमने कल के लेक्चर में पूरा डिटेल में करा दिया है। और ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कहानी है, सब कुछ इसके नोटिफिकेशन से ही हमने आपको बताया, ठीक है। तो इस शेड्यूल फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 1 मैकेनिकल के लिए ये डिटेल्स हमने लिया, और भी केमिकल के लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सबके लिए आया हुआ ये डिटेल, सबके लिए इंटरव्यू डिटेल आया हो। ये अलग बात है कि किसी में कम क्वालिफाई हुए तो उनका जो शेड्यूल्ड है वो कम क्वालिफाई है, तो उनका डेट थोड़ा अलग अलग वेरी कर सकता है, इंटरव्यू डेट आपका थोड़ा वेरी कर सकता है, तो उसमें आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उसमें कमेंट बॉक्स में भी हम आपको लिंक्स डाल रखे हैं, तो उस कमेंट बॉक्स से आप देख सकते हैं अलग अलग सारी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसी आई हुई थी, सबके आपको लिंक हम डाल रखे हैं, उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। इंटरव्यू का शेड्यूल, ये आपके इंटरव्यू अपडेट है, इंटरव्यू के लिए क्या होगा वो हम डिटेल में आपको एक आने वाले 1-2 दिन में कराएंगे, ठीक है। आगे अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट 2019 में एनएफसी का आया हुआ था, जो आया था उसके अगेंस्ट ये आपका सब्जेक्ट है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। कब का अपडेट है, 28 अगस्त। रेफरेंस स्टेज 1 प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट, तो आपको स्टेज 1 का जो स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 1 मैकेनिकल, पोस्ट कोड याद रखिएगा, कहीं आपको भरना पड़ सकता है। पोस्ट कोड क्या है मैकेनिकल का, 21901, ये आपका पोस्ट कोड है। हेल्ड ऑन 8/7/2021, इसका क्या मतलब हुआ, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था वो 8 जुलाई 2021 को हुआ था, उसके रेफरेंस में बातें की गई, जिसमें क्या है, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाई एज अपलोडेड इन द एनएफसी वेबसाइट ऑन 21/8/2021, मतलब 21 अगस्त 2021। मतलब क्या हुआ कि 8 जुलाई को एग्जाम हुआ था और 21 जुलाई को आपका रिजल्ट आया था एनएफसी के वेबसाइट पे, उसके रेफरेंस में सारी बातें कहीं। आगे एज पर द सिलेक्शन प्रोसीजर, जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बताया गया था, जो कि नोटिफिकेशन में था, कल के लेक्चर में हमने बताया। एज पर द सिलेक्शन प्रोसीजर इंडिकेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड अपेयर फॉर द इंटरव्यू शेड्यूल्ड ड्यूरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ड्यूरिंग आप ध्यान से देखिए, तो ड्यूरिंग इसमें क्या है, 14 सितंबर 14 सितंबर टू 2021, तो 14 सितंबर टू 25 सितंबर, 14 से 25 के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। 14 सितंबर से 25 सितंबर, 14 सितंबर मतलब क्या है, हिंदी दिवस, और 15 को इंजीनियर्स डे आपका, ठीक है। तो 14 सितंबर का जो हिंदी दिवस है उसी दिन से स्टार्ट हो रहा है, और 15 क्या है, इंजीनियर डे, उसके जिसका भी इंटरव्यू जो पड़े, तो 14 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में आपका इंटरव्यू होगा, जिसका रिटन 8 जुलाई को हुआ था और रिजल्ट 21 अगस्त को आया था, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द एनेक्जर 1, तो जो एनेक्जर 1 है उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है। एंड रिपोर्ट ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन इन द एनेक्जर 2, तो एनेक्जर 2 में डेट और टाइम मेंशन है, और एनेक्जर 1 जो आपका है उसमें आपको डॉक्यूमेंट के बारे में मेंशन है, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू डेट एंड टाइम विल बी इंटरटेन, तो कोई भी आपका वेन्यू डेट और टाइम चेंज करने का कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी जो आपका है उसी वेन्यू पे आपको पहुंचना है, और उसी डेट को पहुंचना है, उसी टाइम को पहुंचना है, कोई आपके फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं एनेक्जर 1 में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अगला ये पहली इंस्ट्रक्शंस हो गई,
कि भैया आपका 8 जुलाई एग्जाम हुआ, 21 अगस्त को रिजल्ट आया और 14 से 25 के बीच में इंटरव्यू होगा और एनेक्जर 1 के अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट लाना है और डेट और वेन्यू एनेक्जर 2 में दिया हुआ है। तो देखते हैं अगला, पढ़ते हैं अगला। एडमिट कार्ड्स इश्यूड फॉर स्टेज 1, जो आपने रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड निकाला था उसमें इन्विजिलेटर ने साइन किया होगा और आपको वापस किया गया। तो एडमिट कार्ड इश्यूड फॉर स्टेज 1 या प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट, तो जो आपका पहला रिटन एग्जाम था उसका जो एडमिट कार्ड टेस्ट विल बी वैलिड एंड अलाउड फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। कोई अलग से कोई भी नोटिस या एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। जो आपका पहला एडमिट कार्ड था रिटन टेस्ट के लिए उसी को वैलिड माना गया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, एडमिट कार्ड्स एज इशूड फॉर स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी वैलिड एंड अलाउड फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड स्टेज 2 इंटरव्यू। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के लिए वही एडमिट कार्ड आपका क्या है, वैलिड है। नो सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड, कोई अलग से एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। अगला, द कैंडिडेट्स मे नोट दैट, कैंडिडेट को नोट करना चाहिए क्या, दे आर रिक्वायर्ड टू स्टे फॉर 2 वर्किंग डेज कंपल्सरली। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे 2 कार्य दिवस 2 वर्किंग डेज आपको वहां पर स्टे करना ही करना है। 2 वर्किंग डे, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे रविवार छुट्टी पड़ी है तो वो नहीं माना जाएगा, या कोई आपका नेशनल हॉलीडे हो गया तो वो नहीं माना जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि संडे नहीं, अगर आप संडे पढ़ रहा है तो 3 दिन रुकना पड़ेगा, कम से कम 2 वर्किंग डेज आपको रुकना ही रुकना है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट भी होना है और इंटरव्यू भी होना है। इंटरव्यू पता नहीं कब हो, पैनल बनेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे इंटरव्यू का, परेशान न होइए। द कैंडिडेट्स मे नोट दैट दे आर रिक्वायर्ड टू स्टे फॉर 2 वर्किंग डेज कंपल्सरली, ये कंपल्सरी, दैट इज द डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड द फॉलोइंग डे। तो डेट ऑफ रिपोर्टिंग, मान लीजिए किसी का शनिवार को रिपोर्टिंग था तो शनिवार को रुकेगा और संडे नॉन वर्किंग डेज है तो शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन उसको रुकना पड़ेगा। कम से कम 2 वर्किंग डेज रुकना पड़ेगा। आज हमारी रिपोर्टिंग है, आज और कल भी 2 दिन रुकना है, आज और कल छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। कल अगर छुट्टी है तो परसों 3 दिन तब, ठीक है। तो कम से कम फिर से, द कैंडिडेट मे नोट दैट दे आर रिक्वायर्ड टू स्टे फॉर 2 वर्किंग डेज, दैट इज डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड फॉलोइंग डे, डेट ऑफ जिस दिन रिपोर्ट करोगे और एक अगला दिन। एक्सक्लूडिंग क्या है, संडे को हटाकर, इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड है। इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, एक्सट्रेंसिक जो मास पर डिपेंड नहीं करती, तो वैसे एक्सक्लूडिंग है, इसको हटाकर, संडे को हटाकर। अगला, फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो जब भी आप इंटरव्यू या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जाएंगे कम से कम 2 वर्किंग दिन आपको रुकना ही रुकना है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर ट्रेवल एंड एकोमोडेशन। ये ध्यान रखिए, कैंडिडेट को रिक्वेस्ट किया था कि भैया अपना रहने और खाने और आने जाने का व्यवस्था खुद करिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कैंडिडेट को बताया गया कि भैया हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आना जाना रहना खाना सब कुछ आपको खुद, ओन मतलब स्वयं से, अपने से ही मैनेज करना है। ठीक है, आगे, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, जो चौथा पॉइंट चल रहा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कन्वेंशन सेंटर। आपको कहां जाना है, रिपोर्ट कहां करना है, रिपोर्ट मतलब लिखाने वाला रिपोर्ट नहीं, वहां पे जाके उपस्थिति दर्ज करानी है। कब, डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा कन्वेंशन सेंटर, कहां पर, ECIL 10 रोड, एक्स नहीं यहाँ पे 10 है, तो ECIL 10 रोड, ECIL पोस्ट हैदराबाद। ये इंपॉर्टेंट बात है, हैदराबाद जाना है, देख लीजिए गूगल पे, मतलब गूगल पे आप देख लीजिए कैसे स्टेशन से कितना दूर पड़ता है, हम उतनी जानकारी नहीं रख पा रहे हैं, आप खुद देखेंगे क्योंकि आपको जाना है भाई। पर जाना कहाँ है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कन्वेंशन सेंटर, ECIL X रोड, ECIL पोस्ट हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद, ध्यान रखिएगा।
पोस्ट कोड आपको दिया ऑन द शेड्यूल डेट ऑफ द रिपोर्टिंग, जो आपका शेड्यूल डेट ऑफ रिपोर्टिंग है उस दिन आपको यहां पर जाके पहुंचना है। कैंडिडेट कैन रीच द वेन्यू बाय सिटी बस से आप पहुंच सकते हैं एंड अलाइट एट ECIL X रोड, सिटी बस से आप जा सकते हैं। अगला ये इंपॉर्टेंट थोड़ी सी वही पुरानी बात जो कल हमने अभी आपको कल लेक्चर में क्लियर किया है, उसको अगर देख लिए होंगे तो ये और समझ में आ जाएगा। आउट स्टेशन SC/ST कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ TA। SC/ST कैंडिडेट को TA ट्रेवल अलाउंसेस दिया जाएगा इक्विवेलेंट टू सेकेंड क्लास ट्रेन फेयर, और बस फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो जो आपका आवासीय स्थान है वहां से, और यहाँ हैदराबाद का जो आपको ये शेड्यूल दिया गया है जहां पे आप वेन्यू दिया गया है, इस वेन्यू तक जाने में जो शॉर्टेस्ट रूट का किराया है वो आपको दिया जाएगा, वो भी सेकंड क्लास तक का, अप टू सेकंड क्लास। स्लीपर भी हो सकता है, थर्ड क्लास भी हो सकता है, सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास या फ्लाइट का टिकट का कोई भी किराया नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिए। तो फ्लाइट का आपको किराया नहीं दिया जाएगा। आउट स्टेशन SC/ST कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ TA इक्विवेलेंट टू सेकंड क्लास ट्रेन फेयर और बस फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब इसके लिए करना क्या है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कॉपी ऑफ, तो कैंडिडेट को ये कॉपीज उपलब्ध कराना है, क्या, सर्टिफिकेट ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट, अपने भैया नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट आपको दिखाना है कि हम बेरोजगार हैं, फ्रॉम द MP MLA या गजेटेड ऑफिसर ऑफ द प्लेस वेयर द कैंडिडेट आर नॉर्मली रिसाइड। तो जहां पर कैंडिडेट नॉर्मली रह रहा है वहां के MP MLA या किसी भी गजेटेड ऑफिसर, अब गजेटेड ऑफिसर क्या होते हैं, किसी भी अधिकारी रैंक का, जैसे कोई हो, तहसीलदार हैं, SDM है, या फिर आपके रजिस्ट्रार हैं, तो ये साइज है, किसी का प्रिंसिपल हो सकता है, किसी जो GICs के प्रिंसिपल होते हैं वो, ठीक है। ऐसे आप किसी MBBS डॉक्टर से करा सकते हैं, तो ये सब गजेटेड ऑफिसर आते हैं। अधिकारी रैंक की जितनी क्लास होती है सब कोई गजेटेड ऑफिसर है, तो उनसे किसी गजेटेड ऑफिसर से या अपने MP से या MLA से किसी से आपका एक क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, ओरिजिनल ट्रेवल टिकट या प्रूफ ऑफ ट्रेवल। ओरिजिनल आपको प्रूफ ऑफ ट्रेवल देना पड़ेगा, मतलब जो प्रिंट आउट निकला वो देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ TA, तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ले जाना है, टिकट ले जाना है, और उसके साथ एक प्रोफार्मा वो आपको भर के ले जाना है। द TA अमाउंट एज एडमिसिबल विल बी रिमिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। जो TA का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में होगा, रिमिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट सेपरेटली। नो कैश पेमेंट विल बी मेड। ये मत सोचिए कि वहां जाओगे तुरंत कैश मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा। आप फॉर्म भरेंगे, ये सारी चीजें लगाएंगे, वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका 1-2 महीने के बाद TA आ जाएगा, ट्रेवल अलाउंसेस आ जाएंगे। क्लियर हुई बात। अब आगे बढ़ते हैं। 6. While reporting for the test or interview, फिजिकल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए the candidate are required to download and print the declaration form attached here with Annexure 3. Annexure 1 में डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया, Annexure 2 में आपको डेट, प्लेस और वेन्यू बताया गया, डेट, टाइम और वेन्यू बताया गया, और Annexure 3 जो है उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के और वो भर के लेके जाना है, वो आपको फिल करके ले जाना। तो प्रिंट आउट निकाल लो, प्रिंट आउट महंगा होता है, निकाल के उसकी फोटोकॉपी भी करा लो 2-2। फोटोकॉपी क्या होता है, सस्ता होता है। तो प्रिंट आउट पहले निकालेंगे, उसकी फोटोकॉपी 2 सेट करा लेंगे, रख लेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने में आप गलती करने वाले हैं, तो फॉर्म भर में एक गलती करेंगे, उसको फाड़ के जला के ताप लेंगे और उसके बाद दूसरा फिर भरेंगे। तो गलतियां इसीलिए हम आपको आज बता रहे हैं, गलतियां कम करें, इसलिए फोटोकॉपी का पैसा बचाएं और कागज बचाएं। चलिए, तो while reporting for the test or interview, the candidates are required to download and print the declaration form attached here with Annexure 3 and fill the necessary detail as mentioned in the form, including pasting a passport size color photograph at the appropriate place. तो आपको पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ लेके लगा के उस पर चिपका के और फिर और भरने का जो बात है उस पर हम डिटेल अभी चर्चा करते हैं आज ही,
ठीक है। सिलेक्ट पैनल विल बी डिस्प्लेड, जो सिलेक्टेड पैनल हो, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, विल बी डिस्प्लेड ऑन द सेपरेट डेट ऑन एनएससी वेबसाइट। उसी दिन एमएसओ रिजल्ट आएगा क्या, आज ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिलेक्ट जो कैंडिडेट होंगे वो अलग से सेपरेटली एनएससी के वेबसाइट पर आएंगे, दिखाइए। Therefore, candidates are advised to visit NFC website from time to time. तो एनएससी की वेबसाइट पर टाइम टू टाइम आप सब लोग विजिट करते रहे, चेक करते रहे, जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं उतने सब लोग चेक करते रहे। जब आप इंटरव्यू दे के आएंगे अलग से एक लिस्ट आएगी, उसमें हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट भी वो निकालें, ठीक है। आगे, कैनवेसिंग इन एनी फॉर्म, ठीक है, किसी भी तरीके की इधर उधर की गलत या फिर गलत जानकारी देना, कैनवासिंग जिसको बोलते हैं, इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालिफिकेशन, किसी भी तरीके की गलत जानकारी देना वो क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन। तो कहीं कुछ गड़बड़ ना करे, सब कुछ फेयर रखिए भाई। कैंडिडेट्स शुड फॉलो कोविड-19 नॉर्म्स, कोविड-19 नॉर्म्स आपको फॉलो करना है, लाइक मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग। अब वहां गए बिगड़े बकरियों की तरह नहीं घुस गए, 150 लोग को बुलाया है इसलिए भाई पर डे, तो अब जाके वहां ऐसे नहीं घुसे जा रहे हैं, तो वहां आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग हिंदी भाषी के लिए तो वैसे ही दिक्कत है। वियरिंग मास्क, ये तो पहनना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है, गमछा नहीं चलेगा यार, गमछा आया पुलिस पकड़ा गमछा लपेट ले, नहीं, वियरिंग मास्क, मास्क पहनना पड़ेगा थ्रू आउट द सिलेक्शन प्रोसेस। तो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा। तो थ्रू आउट सिलेक्शन प्रोसेस सैनिटाइजर जेब में रखे रहे, फुचफुल मार लीजिए, ठीक है। देयरफॉर कैंडिडेट्स विदाउट मास्क या फेस कवर विल, कोई फेस कवर कंपल्सन नहीं, मास्क रहे तो फेस कवर की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स विदाउट मास्क, अब मास्क नहीं लगाए तो फेस कवर, विल नॉट बी अलाउड एंट्री इनटू द वेन्यू, वेन्यू में आपको घुसने नहीं देंगे, ये भी ध्यान रखिए। तो वहां जाके खरीदोगे 20 का 50 में मिलेगा, ध्यान रखिए, यहीं से 3-4 जेब में भर के ले जाओ। Candidates are requested to make note of one of the above schedule for making necessary arrangement by them for travel and stay. तो candidates are requested to make note of the above schedule. जो आपके शेड्यूल ये सारी चीजें हैं उसको मेंशन कर दे, अपने ट्रेवल और स्टे का अरेंजमेंट उसी के अकॉर्डिंग आप कर लीजिए, ठीक है। मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट, आवश्यक जो आपके अरेंजमेंट है रहने के लिए, चलने के लिए, वो सब आप मेंटेन कर लीजिए। इन सब चीजों को ध्यान में, कौन बताया, बोला असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जो एपीओ है वहां के सहायक कार्मिक ऑफिसर, उनके थ्रू ये सब आए। अब एनेक्जर 1 ही है, एनेक्जर 1 है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू अटेंड करने के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल ऑफ एनी वन ऑफ द वैलिड फोटो आइडेंटिटी। कोई एक फोटो आईडी आपको लेके जानी पड़ेगी जिसपे आपकी फोटो हो और आइडेंटिटी मतलब पहचान पत्र हो, जैसे कि पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, या फिर वोटर आईडी, पैन कार्ड, कुछ भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एट द सेंटर। जैसे आप ही तो हो तो आपकी पहचान कैसी होगी, तो आपकी पहचान में आपकी फोटो और ये फला नाम, अच्छा इस फोटो का आदमी की ये नाम है, तो आपके पहचान पत्र ही आप लेके जाएंगे। ये पहला नोट करके फोटोकॉपी करा के सब रख लो तुरंत। दूसरा, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। कैंडिडेट को ये कहा जाता है कि भैया तुम इस डॉक्यूमेंट के साथ आना। कैंडिडेट हु फेल टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप नहीं दे पाए तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई अलग से एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है, जो आपका रिटन था वही एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ध्यान रखिएगा। अगला, कैंडिडेट्स ओरिजिनल कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द रिटन टेस्ट हेल्ड ऑन 8/7/2021। तो आपका जो 8/7/2021 को जो आया था, जो भी आपका आया था उस सिचुएशन में आप ध्यान रखिएगा, जो आपको एडमिट कार्ड देगा तो ओरिजिनल कॉपी ले जाना। इन्विजिलेटर जो आपका है वो साइन किया हुआ होना चाहिए, तो ओरिजिनल कॉपी आप क्या, एडमिट कार्ड, पहला क्या ये सब हो गया, पहले आईडी लेके जाएंगे, दूसरा एडमिट कार्ड लेके जाएंगे ओरिजिनल वाला, ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, और तीसरा
अब आगे आते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपके पास क्या है, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट हाई स्कूल का आप ले जाएंगे। सर्टिफिकेट किसका, हाई स्कूल का, ये ध्यान रखिएगा, तभी तो आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सपोर्टेड बाय एप्रोप्रिएट मार्कशीट। तो अब ध्यान रखिए, 10th के बाद के सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, सारे ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाएंगे। क्लास 9th का 8th का नहीं चाहिए, लेकिन 10 के बाद के जितने, अब कोई लोग 11 का, अरे यार 11 का क्या मिलता है क्या, कुछ नहीं, तो 11 का कुछ नहीं मिलता, 10 के बाद 12 का मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 10th 12th डिप्लोमा हायर डिग्री है तो हायर डिग्री का भी सारे ओरिजिनल मार्कशीट और फिर आप सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है, एक एक करके सब ध्यान रखिएगा। SC ST सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए, SC SC कैंडिडेट अपना SC ST सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ठीक है, इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, जो भी है, जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आप सब लोग SC ST सर्टिफिकेट ले जाएंगे। ऐसे OBC वाले हैं तो OBC सर्टिफिकेट लेके जाएंगे जो आपका नॉन क्रीमी का हो, ठीक है, नॉन क्रीमी हो, क्रीमी नहीं, नॉन क्रीमी का हो, उसका आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। कैंडिडेट्स, अब जो EWS वाले हैं, कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर EWS सेक्शन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एज अवेलेबल इन द NSC वेबसाइट। तो जो आपके NSC वेबसाइट पे है, पोस्टेड अलॉन्ग विद एडवर्टीजमेंट इशूड ऑन 21/12/2019, जो एडवर्टीजमेंट आया था 21 दिसंबर को, उसमें EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। अगर आपके पास नहीं है तो वो फॉर्मेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, हमने एडवर्टीजमेंट डाल दिया है, उस एडवर्टीजमेंट से आप इसको प्रिंट आउट निकलवा लेंगे EWS सर्टिफिकेट, और उसी फॉर्मेट पर आप अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा के जाएंगे, ये ध्यान रखिए। SC और OBC इन सब कैंडिडेट्स के लिए ऑलरेडी एक फॉर्मेट है जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग इशू करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का आप सर्टिफिकेट ले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है जो दोनों लेके जाइए, अगर दोनों है तो दोनों लेके जाइए। EWS सर्टिफिकेट आप टेलीग्राम चैनल, आप लिंक देख सकते हैं, लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उस सर्टिफिकेट को आप बनवा सकते हैं। तो जो आपका ये नोटिस अलाउ किया, मतलब जो नोटिफिकेशन आया था उसी नोटिफिकेशन में EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है और उसी को आपको बनवा के जाना है। NOC किसके लिए है, जो जॉब कर रहे हैं NOC सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, एक एक चीज है। तो NOC सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ कैंडिडेट वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या ऑटोनोमस बॉडीज। तो NOC आपको ले जाना पड़ेगा कि भैया वो संस्था आपको कहे कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। आगे, प्रूफ ऑफ द इफेक्ट दैट कैंडिडेट हैज बीन अफेक्टेड बाई 1984 दंगे से जो प्रभावित रहे हैं परिवार, उनको आपको प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। जो नहीं प्रभावित है उनकी कोई जरूरत नहीं। कैंडिडेट जो आपके जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, वो भी 1980 से 1989 के बीच, उनको भी आपको ले जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करके ध्यान दीजिए। कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग विद देम, इन सब को जो ऊपर लिखे गए कैंडिडेट को लाना है जो जिस लायक है। हमको ये नहीं कि हम भैया कश्मीर का कैसे बनवाएं, अरे यार तुम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए तो काहे कश्मीर के बारे में सोच रहे हो। तो ये ध्यान रखिए, कश्मीर का तब आपको नहीं बनवाना, दंगे 84 के कोई हो ही नहीं, दंगे किस बात की, ठीक है। तो खैर चलिए, कैंडिडेट शुड ब्रिंग विद देम, इन सबको अपने साथ लेके आना। 1 सेट ऑफ जीरोक्स कॉपीज ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। तो ये जितने ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट हैं उसका आप फोटोकॉपी करा लेंगे, और फोटोकॉपी को आप सेल्फ अटेस्ट का मतलब समझते अपनी साइन करेंगे हर एक फोटोकॉपी पर। एक सेट कम से कम होना चाहिए, 1 सेट, अरे 2 करा लो यार, 2 करा लेना, तो 2 सेट करा के अपने पास रख लो, एक पर आप सेल्फ अटेस्ट हर एक पन्ने पर जितनी फोटोकॉपी है सब पे कर दो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग विद देम 1 सेट ऑफ जीरोक्स कॉपी ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। अगला देखते हैं,
ये ऐसे लिस्ट आई हुई है, 1324 लोग का सिलेक्शन रहा है। तो 1324 लोगों के लिए मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल में 1324 कितनी सीटें हैं? 16 सीटें। सिलेक्शन प्रोसीजर ओनली इंटरव्यू, ओनली इंटरव्यू ये आपका अब है, अब जो हो गया वो हो गया, इतने में से यही एक पार कर लो, हो गए सिलेक्शन, नौकरी हो गई, पैसा भी आने लगा और आगे समझते हैं नौकरी बाद क्या मिलता है। ठीक है, तो अब समझिए, शेड्यूल्ड ऑफ स्टेज 2 इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग। शेड्यूल है, क्या शेड्यूल है? रिपोर्ट एट 8 बजे से कहां तक? 8 बजे आप करिए, कहां पर करिए? 14 तारीख को करिए, कहां पर? डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा कन्वेंशन सेंटर पे। तो ध्यान रखिए 150 का स्लॉट है, आप अपना रोल नंबर इस लिस्ट में देख लें और उस रोल नंबर के ऊपर ये आप देखेंगे कि आपका किस डेट को है और 8 बजे रिपोर्ट करनी है हैदराबाद में, उस डेट को 8। तो पहले 14 तारीख को 150 लोग का, 15 तारीख को 150 लोग का, ऐसे आप अपने रोल नंबर को देखिए। अगर आप 1324 है तो 25वें दिन होगा, मतलब 25 तारीख को होगा, 25वें दिन नहीं, 25 तारीख को होगा। 14 से 25 पूरा एक क्या है? समय है जिसमें सबका इंटरव्यू होना है। तो सबका शेड्यूल, अब कोई लोग बोले सर हमारा कैसे जाने हमारा शेड्यूल क्या है? अरे भैया अपना रोल नंबर, अपना नाम तो जानते हो ना, तो रोल नंबर नाम देखिए और आप किस नंबर पे हैं उस डेट को देख लीजिए कि 150 के बाद 150 से 300 अगले डेट को है, 300 से, तो बोला ऐसे ऐसे 150 का अलग अलग शेड्यूल बन के आया हुआ है, उस लिस्ट में है। इस लिस्ट को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहे हैं, उसको आप देख लीजिए आपका किस डेट को पड़ रहा है, उसी के हिसाब से रिजर्वेशन करा लीजिए। बापू मम्मी जो भी आपके साथ जाए, भाई दोस्त जो भी जाए, तो उनका भी करा लीजिए, खाने पीने की व्यवस्था कर लीजिए, मस्ती से जाइए, घूम टहल के आइए, चार मीनार देखिए। ठीक है, चलो भाई। तो 8 बजे पहुंचना है, 14 तारीख को पहुंचना है, 1 से 150 तक वालों को कहां पहुंचना है? हैदराबाद जाना है। कहां? हैदराबाद किसके घर? डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई लिस्ट आपकी। अब आते हैं, ये एक फॉर्म है एनेक्जर 3। तो देखिए एनेक्जर 1 में क्या दिया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं। एनेक्जर 2 में ये बताया गया कि किस किस वेन्यू क्या है, वेन्यू आपका क्या है, डेट आपका क्या है, टाइमिंग आपकी क्या है, तो वो सारी चीजें एनेक्जर 2 में क्लासिफाइड है। और एनेक्जर 3 ये फॉर्म है, ये आपको निकाल के प्रिंट आउट निकाल के भरना है। प्रिंट आउट महंगा होता तो आप समझ गए ना, फोटोकॉपी कराइएगा निकाल के प्रिंट आउट। अब यहां आप अपनी फोटो चिपका देंगे, जो भी हो अपनी वाली लगाइएगा, किसी और की नहीं, हमारा खींच के मत लगे। तो अपनी यहां फोटो लगाएंगे, यहां रोल नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर? रोल नंबर बहुत प्यार से लिखेंगे, भाई आप ही का है यार, अपना नाम कोई जी से थोड़े लिखता है। आगे साक्षात्कार की तिथि जो है, अब आपका ये आपका वो शेड्यूल आपको ही भरना है कि भैया हमारा किस में नंबर आ रहा था। तो आप उस इंटरव्यू का डेट आप अपना भर देंगे। जैसे मान लीजिए 1 से 150 के अंदर हैं तो आप लिख देंगे 14 सितंबर 2021, अगर 1 से 150 के अंदर में है तो। ठीक है, तो 14 सितंबर रोल नंबर अपना भरे। यहाँ पे पद आपका क्या है? टू बी फॉर द पोस्ट ऑफ, तो स्टाइपेंड्री ट्रेनी क्या है? कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1। देखिए पोस्ट आपको क्या भरना है देख लीजिए। ठीक है, डिसिप्लिन पोस्ट कोड आपको पता ही है, स्टाइपेंड इसका आपको क्या भरना है ये भी ध्यान रखिएगा। हम पूरा लिख दे रहे हैं, क्या क्या लिखना है आपको? स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और क्या है? मैकेनिकल, और पोस्ट कोड है 21901। तो यहां से लेके अगर आप पूरा लिख सकते हैं तो पूरा लिखिए। तो स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और बीच में क्या? मैकेनिकल और पोस्ट कोड क्या है? 21901। तो आप इसको भरेंगे वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। तो ये आप भर दिए, 2 पद जिसके लिए साक्षात्कार, स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 1 मैकेनिकल और पोस्ट कोड भर सकते हैं। ठीक है, अगला पूरा नाम, तो अपना यहां पूरा नेम लिखेंगे जो आपका फॉर्म में भरे हैं आप, जो भी आप फॉर्म में। आज की तारीख तक शैक्षणिक योग्यता, तो आज की तारीख तक कुछ लोग हो सकता है 19 में फॉर्म भरे उसके बाद ग्रेजुएशन हो गए हों, तो जो भी आपकी इस समय अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह दी सर हमने तो भरा नहीं था फॉर्म में, अब तो हम बीए पास हो गए, तो बीए पास हो गए तो बीए पास लिखो यार। ठीक है,
समझ रहे हैं ना। तो जो भी आपके पास इस समय आज की तारीख में, उस तारीख में नहीं, आज की तारीख क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट, तो आप भर देंगे। आपका एड्रेस जो पत्राचार हेतु जो आपके किसके लिए कोई भी फॉर्म आया तो इसका कॉरस्पॉन्डेंस के लिए जो एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस एज गिवन इन द एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन में भरा था, ठीक है। आधार कार्ड नंबर आप यहां भरेंगे, आधार कार्ड तो आजकल सब कुछ हो गया है। राष्ट्रीयता सब लोग भारतीय हैं भाई, हम सब भारतीय हैं, तो यहां आप इंडियन भर देंगे, इंडियन मूवी नहीं भाई। धर्म आपका जो भी रहा हो आप अपने हिसाब से धर्म भरेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका धर्म हो आप वो भरेंगे। यदि आप अनुसूचित जनजाति से हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति के सदस्य हो तो कृपया निम्नलिखित विवरण क्या करें, प्रस्तुत करें। अगर आप SC ST के हैं या OBC के हैं तो अपना जाति का नाम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जाति का नाम जो भी है, कुर्मी कोहार जो भी। अनुसूचित जनजाति जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो सब लोग क्या करेंगे, अपना नेम ऑफ द कास्ट, आप जाति का नाम भर देंगे। प्रमाण पत्र जारी करने के, जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है उसका डेट कब जारी किया गया, कब जारी किया गया तो उसका डेट आप भरेंगे, डेट जो आप भरेंगे, ठीक है, डेट ऑफ इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट भरेंगे। उसके बाद ये टिप्पणी है कि हिंदू जो व्यक्ति वो व्यक्ति जो हिंदू या सिख धर्म से भिन्न कोई और धर्म मानते हैं उन्हें अनुसूचित जात का सदस्य नहीं माना जा सकता। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जात वर्ग का वह व्यक्ति जिसने धर्म परिवर्तन किया हो, इस बात को ध्यान में रखे। तो अगर कोई भी SC कैंडिडेट, अगर आपने मुस्लिम धर्म या फिर मान लीजिए सिख धर्म, कोई और धर्म, हिंदू धर्म के अलावा कोई धर्म अगर आपने अपना लिया है तो वो सब लोग SC कैंडिडेट नहीं होंगे, वो जनरल ट्रीट किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यही चीज इसमें क्लियर किया। जो व्यक्ति हिंदू या सिख धर्म, हिंदू या सिख धर्म दो बातें हैं हिंदू या सिख धर्म से भिन्न कोई धर्म मानते हैं उन्हें अनुसूचित जात का सदस्य नहीं माना जा सकता। चलिए कोई बात, तो आप क्लियर हो लेंगे। क्या आप इस समय कार्यरत हैं? अगर आप एम्प्लॉयड हैं, इस समय अगर एम्प्लॉयड हैं तो यस भरेंगे, नहीं है तो नहीं भरेंगे, जल्दी नहीं है, ठीक है। संस्था, अब एम्प्लॉयड अगर हैं तब ये चीजें भरनी है। और एक बात और ध्यान दीजिए, अगर आप नहीं है एम्प्लॉयड तो इसको ब्लैंक मत छोड़िए, आप यहां पे या तो ऐसे डैश कर दीजिए, कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ना, इसको आप ऐसे डैश कर देंगे। या अगर आप डैश नहीं करना चाहे, अच्छा लिखना चाहे तो NA लिख दीजिए। NA के मतलब नॉट एप्लीकेबल, ये आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है भाई, आप एम्प्लॉयर ही नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं है। तो जो भी जैसे मान लीजिए जनरल कैंडिडेट है तो वो यहां पर या तो ऐसे डैश कर दे या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख दे, पास में डैश कर दे बेटर रहेगा। तो आप फिर क्या, इससे क्या होता है कि कोई आपके फॉर्म में कोई और चीजें नहीं भर सकता, कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। अगर आप ब्लैंक छोड़े हैं तो कोई कुछ भी भर सकता है और बाद में बोल सकता है कि आपने तो गलत फॉर्म भरा था। तो ये आप ब्लैंक छोड़ें या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख दें, बात समझ में आ रही। ऐसे जैसे अब आप अगर एम्प्लॉयड हैं तो पूरी डिटेल देना पड़ेगा कि संस्था का नाम किस ऑर्गेनाइजेशन में है, IOCL में, BPCL में, कहाँ पर है। और या फिर इसके खैर PSUज में और अच्छे पार्क से अलाउंसेज हैं तो PSUज वाले क्यों छोड़ के आएंगे, कर जिसकी जो मर्जी। तो आप उसकी अथॉरिटीज बॉडी सारी चीजें भरनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट है, अपना डिजिग्नेशन भरेंगे, अपना इस समय का बेसिक पे भरेंगे, सब कुछ स्केल ऑफ पे, सारी चीजें, जो वेतन आदि की तिथि, सब कुछ, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सब कुछ डिटेल यहां पर आप भरेंगे, ठीक है। क्या आपने जो, ठीक है, दोज एम्प्लॉयड अंडर द क्या है सेंट्रल और स्टेटमेंट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडीज में प्लीज स्पेसिफाइड। तो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, ऑटोनोमस बॉडी, उसको स्पेसिफाई करिए। ये फिर क्या है, इनक्लोज अ कॉपी ऑफ लेटर अंडर विच एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द फ्रॉम विच आई एम बीइंग इंटरव्यू वाज फॉरवर्डेड, ठीक है। तो मैं उस पत्र की एक प्रति संलग्न करता हूं जिसके तहत किसी पद के लिए मेरा साक्षात्कार दिया जा रहा है, उसके लिए मेरा आवेदन अग्रेसित किया गया था। तो ये सारी चीजें आप डिटेल में, मैं कौन है, जो भी पोस्ट है उसके लिए आप भरेंगे, ठीक है। जिस पद के लिए मेरा साक्षात्कार दिया जा रहा है उस पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए मैं अपनी नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करता हूं। तो ये आप जो NOC लगा रहे हैं उसकी आप कंफर्मेशन दे रहे हैं कि भैया हम NOC लगा रहे हैं, और अपने यहाँ एम्प्लॉयर से वहां पे साइन करा लेंगे कि हम NOC इनको अलाउ कर रहे हैं। आगे, अभ्यर्थी ने क्या किसी केंद्रीय, राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था में
कार्य किया है तथा पेंशन उपदान। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप वर्किंग हैं कहीं पर एम्प्लॉयड हैं तो उनका एनपीएस कट रहा होगा, कोई ना कोई पेंशन स्कीम उसकी कट रही होगी, पीएफ कट रहा होगा, सारी चीजें कट रही होंगी, तो वो आप मेंशन करें कि हमारा प्रान नंबर क्या है, आपका क्या है। एनपीएस के लिए एक प्रान नंबर इशू किया जाता है पैन की तरह, तो वो सारी चीजें आप यहां पर मेंशन करें, ठीक है। अपना यहां साइन कर दें और साइन, ये साइन है और इस साइन के बाद अपना नेम लिख दें, नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम लिख दे और डेट जो आपका रहेगा उस डेट में, जिस दिन जैसे 14 को इंटरव्यू है तो 14/09/2021, ठीक है। कार्यालय के लिए फॉर्म है, ये आगे क्या है, फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए है, तो ये सब चेक करने के बाद वो कंफर्म करेंगे कि इस एप्लीकेशन नंबर का है और फिर वो साइन करेंगे कि हाँ भाई ओके टेस्टेड, ये कुल मिला जुला के ओके टेस्टेड वाली बात है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे आई थिंक कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कौन सा फॉर्म भरना है और फॉर्म में कहां पर क्या भरना है, सारी चीजें हमने आपको क्लियर की। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से खुश होकर तैयारी करिए और इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा एकदम बहुत अच्छा परफॉर्म करके आइए, सारी चीजें सही डायरेक्शन में सही तरीके से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको इंटरव्यू का 1 या 2 दिन के अंदर ही गारंटीड लेके आएंगे लेक्चर कि इंटरव्यू में क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको वहां पर बातें करनी, क्या इन्वायरमेंट रहेगा। इंटरव्यू बस हमारा तुम्हारा बात है, बस यही चीज है और कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो देखेंगे फिर उसके लिए जल्दी से हम लेके आ रहे हैं इंटरव्यू सेशन। अभी ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सब लोग समझ गए होंगे। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी तरफ से पूरा आशीर्वाद है, आप सब लोग सिलेक्ट हो और अच्छी जगह पहुंचे, ठीक है। सिलेक्शन के बाद फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।